नमस्कार दोस्तों। न्यू नोटिफिकेशन आउट किया गया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए। दोस्तों, अगर आप इस रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, सिलेक्शन किस तरह से ले सकते हैं, सिलेक्शन के बाद कितना सैलरी दिया जाएगा, और भी एटसेट्रा चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपके दोस्तों को भी पता चल सके। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इंडिया, नेपाल, भूटान के एलिजिबल सिटीजन्स को जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 26/7/2023 से 16/8/2023 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट पेमेंट आप 16/8/2023 तक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करते समय किसी भी तरह का अगर आप मिस्टेक कर देते हैं तो करेक्शन आप 17/8/2023 से लेकर के 18/8/2023 के बीच में कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1 का अक्टूबर 2023 में कंडक्ट करवाया जाएगा। देखिए, ये पोस्ट जो है ग्रुप बी लेवल का है, नॉन गेजेटेड और नॉन मिनिस्टेरियल, जिसमें पे मैट्रिक 7 सीपीसी के अनुसार लेवल फिक्स कर दिया जाएगा, जिसमें 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक दिया जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो देखिए, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए, या फिर 3 ईयर का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियरिंग के कामों में, जैसे कि प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में, मेंटेनेंस में होने चाहिए। एज 30 साल से कम होने चाहिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए, या फिर 3 ईयर का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होने चाहिए, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कामों में, जैसे कि प्लानिंग का, एग्जीक्यूशन का या मेंटेनेंस का होने चाहिए। एज 30 साल से कम होने चाहिए। नेक्स्ट, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होने चाहिए। देखिए, इसमें किसी भी तरह का एक्सपीरियंस का डिमांड नहीं किया गया है। एज 32 साल से कम होने चाहिए। जेई इलेक्ट्रिकल के लिए क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होने चाहिए। एज 32 साल से कम होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जेई इलेक्ट्रिकल के लिए क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी मेंशन किया गया है। ओके। नेक्स्ट, सेंट्रल वाटर कमीशन में जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री या डिप्लोमा होने चाहिए। एज 30 साल से कम होनी चाहिए। जेई मैकेनिकल के लिए क्वालिफिकेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री या डिप्लोमा होनी चाहिए। एज 30 साल से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन, ब्रह्मपुत्रा बोर्ड में जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियरिंग में 3 ईयर का डिप्लोमा होनी चाहिए। एज 30 साल से कम होनी चाहिए। सिमिलरली दोस्तों, आप ऑर्गेनाइजेशन वाइज, डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट की क्वालिफिकेशन और एज को आप देख लीजिएगा, या एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मेंशन होगा डिपार्टमेंट वाइज, तो वो सब भी आप देख लीजिएगा। जैसे कि आपका जैसे कि आप सोच रहे हैं कि हमको तो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में ही जाना है, इस डिपार्टमेंट में ही काम करना है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होने चाहिए। जैसे कि हमने बीआरओ में डिस्कस किया कि बीआरओ में क्वालिफिकेशन डिप्लोमा के साथ साथ एक्सपीरियंस भी होने चाहिए। और बाकी डिपार्टमेंट में आप देख पा रहे होंगे कि एक्सपीरियंस का डिमांड नहीं किया गया है। कुछ कुछ डिपार्टमेंट है जिसमें एक्सपीरियंस का डिमांड किया गया है। ओके। तो एज भी यहाँ पे आप देख लीजिएगा। वैसे तो एज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ही नीचे। अब देखते हैं दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन वाइज वैकेंसी डिटेल्स। तो देखिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए टोटल 431 वैकेंसीज है। आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसीज को देख लीजिएगा दोस्तों। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 55 वैकेंसीज है। सिमिलरली आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एक भी वैकेंसीज बीआरओ में नहीं है। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में टोटल जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 421 वैकेंसीज है। आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कितने वैकेंसीज है। देखिए, ये सब डिपार्टमेंट में फीमेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कि फीमेल कैंडिडेट्स इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बट बीआरओ में फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके। सिमिलरली दोस्तों, आप डिपार्टमेंट वाइज यहाँ से वैकेंसीज को देख लीजिएगा कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए और कौन से पोस्ट के लिए कितना वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज 1324 है। अब देखते हैं दोस्तों कौन से सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं, और डेट ऑफ बर्थ को भी डिटेल में देखते हैं। तो देखिए, इंडिया के सिटीजन तो अप्लाई कर ही सकते हैं, नेपाल के भी सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं, भूटान के भी सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं, और वैसे लोग जिसका ओरिजिन इंडिया में था और पाकिस्तान, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केन्या, युगांडा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी प्लेस यहाँ पर मेंशन किया गया है, वियतनाम, अगर माइग्रेट किए गए हों तो वैसे कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं।
प्रोवाइडेड आपको सर्टिफिकेट शो करना होगा कि हाँ, आप माइग्रेट किए गए हैं। अब देखिए, वेफे पोस्ट जिसमें हमने ऊपर में डिस्कस किया कि एज 30 साल से कम होनी चाहिए, उन सभी के लिए डेट ऑफ बर्थ 2/8/1993 से लेकर के 1/8/2005 के बीच में होनी चाहिए। वेफे पोस्ट जिसमें एज 32 साल से कम होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ 2/8/1991 से लेकर के 1/8/2005 के बीच में होनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मेंशन किया गया है। देखिए, एज रिलैक्सेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो एज रिलैक्सेशन का मतलब नहीं समझते होंगे, तो इसको भी मैं आपको क्लियर करवा देना चाहता हूँ। देखिए, सपोज दैट एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं और एज लास्ट 30 साल ही मेंशन किया गया है कि 30 साल तक के ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इन केस कैंडिडेट्स का एज 30 साल से पार हो जाता है और एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो इन कैंडिडेट्स को 5 ईयर तक का एक्स्ट्रा एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। मतलब 35 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब यही होता है कि आपको एज में एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन देना, मतलब आपको एज में छूट दिया जाएगा। ठीक है? तो एज रिलैक्सेशन का मतलब आई होप आप समझ रहे होंगे। देखिए, एससी-एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 3 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व को 10 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सिमिलरली दोस्तों, आप अदर्स के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन को देख सकते हैं। अब देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी कि कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कितना एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना होगा। तो देखिए, एससी-एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट्स चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों, उन सभी को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना होगा। और ये सारे एप्लीकेंट्स को छोड़ कर के बाकी जितने भी कैटेगरी के एप्लीकेंट्स आते हैं, उन सभी को 100 रुपीज़ पे करने होंगे। इसका पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, दैट इज़ भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, रुपे, क्रेडिट कार्ड एटसेट्रा के थ्रू। ओके। और देखिए, यहाँ पर दोस्तों क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि एक बार आप फी को पेमेंट कर देते हैं, तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस पर उसको रिफंड नहीं किया जाएगा। मतलब आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो ही आप अप्लाई करें। बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं कि फॉर्म को अप्लाई करने के बाद सडनली माइंड चेंज हो जाता है और बाद में बोलते हैं कि मेरा फ़ी रिफंड होना चाहिए। तो देखिए, यही यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि आप एक बार फ़ी को पेमेंट कर देते हैं, तो किसी भी स्थिति पे आप अपने फ़ी को वापस नहीं कर पाएँगे। ओके, तो सोच समझ के आप इस फॉर्म को अप्लाई करें। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको किसी भी रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल में पता चल सके। मतलब जिस भी रिक्रूटमेंट के बारे में आप देखते हैं, तो उस रिक्रूटमेंट को आप अंत तक देखिए ताकि आपको उस रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल में पता चल सके कि वो आपके लायक है या नहीं। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो उनके माइंड में ये आता है कि एग्ज़ाम का सेंटर कहीं दूर ना पड़ जाए। तो यही चीज़ क्लियर करने के लिए यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर मेंशन किया गया है। देखिए, अगर आप सेंट्रल रीजन मतलब बिहार और उत्तर प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो ये सारे प्लेसेस में एग्ज़ाम का सेंटर पड़ेगा। आप यहाँ से देख लीजिए, अपने कन्वीनिएंट के हिसाब से आप 3 एग्ज़ाम के सेंटर को चूज़ कर लीजिएगा जब आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। ईस्टर्न रीजन में अंडमान निकोबार आइलैंड, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल आता है। झारखंड में देखिए धनबाद, जमशेदपुर, रांची में पड़ेगा एग्ज़ाम का सेंटर। सिमिलरली दोस्तों, आप कर्नाटका, केरला रीजन में देख सकते हैं कि एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ-कहाँ पड़ सकता है। मध्य प्रदेश रीजन में आप यहाँ से देख लीजिए। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में यहाँ पे देख लीजिए। नॉर्थ रीजन में यहाँ पे देख लीजिए। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में देख लीजिए। साउथ रीजन में यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे आप देख लिए होंगे। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि फॉर्म को अप्लाई करते समय आप 3 अल्टरनेटिव को चूज़ तो कर लेंगे, बट कभी-कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम के सेंटर कहीं जो अल्टरनेटिव आप चूज़ करते हैं, उसके अलावा कहीं और दे दिया जाता है। तो ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है, जब ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई कर देते हैं, तो ही ऐसा होता है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जब आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं, तो उस समय आप अपने होम टाउन के नियर में जो आता है उसको चूज़ करें, 3 प्लेसेस को। और फॉर्म जब रिलीज़ किया गया हो, उसके 2 ये से 3 दिन के बाद आप अप्लाई कर दीजिए। बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं कि फॉर्म को तुरंत अप्लाई कर देते हैं और वहाँ का सीट रिज़र्व हो जाता है। मतलब एग्ज़ाम का सीटी का जो सीट होता है, उस सीट को फुल कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आप ये बात को भी ध्यान में रखें। अब एग्ज़ाम के स्कीम को समझते हैं। देखिए, पेपर 1 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स कैरी करेगा। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 50 मार्क्स कैरी करेगा। पार्ट ए में जनरल इंजीनियरिंग, सिविल
एंड स्ट्रक्चरल पे मतलब अगर आप जनरल मतलब आप सिविल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किए हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके? अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो जनरल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 100 मार्क्स कैरी करेगा। इस एग्ज़ामिनेशन को देने के लिए 2 घंटा का समय दिया जाएगा। देखिए, पेपर 2 में कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन होगा, जिसमें पार्ट ए में मतलब सिविल इंजीनियरिंग के अगर आप स्टूडेंट हैं, तो दोस्तों आपको आपके डोमेन से ही 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 300 मार्क्स कैरी करेगा, मतलब एवरी क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करेगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स हैं, तो आपको इलेक्ट्रिकल डोमेन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो जनरल सॉरी अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है जी? इसमें भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ओके? और देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अगर आप गलत क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, तो आपके 1/3 मार्क्स को काट लिया जाएगा। तो आप क्वेश्चन को जब भी अटेम्प्ट करें, वो 100% श्योर हो जाएँ एंड देन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। देखिए, पेपर 1 और पेपर 2 का जो एग्ज़ाम है, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। इसका लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। ठीक है जी? तो ये सब आप देख लिए होंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे सिलेबस मेंशन किया गया है, इसको आप देख लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने में आपको हेल्प हो जाए। जनरल अवेयरनेस का देख लीजिए, यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। पार्ट ए में सिविल इंजीनियरिंग का यहाँ पे देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का यहाँ पे देख लीजिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यहाँ पे देख लीजिए। पार्ट 2 में सिविल इंजीनियरिंग का यहाँ पे देख लीजिए, कौन-कौन टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का देख लीजिए। ये सब जो सिलेबस मेंशन किया गया है, ये आपने अपने डिप्लोमा में पढ़े होंगे। तो दोस्तों, आपको देखिए कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो डिप्लोमा में स्टडी किए हैं, बस जितने भी सेमेस्टर्स हैं, वो सारे सेमेस्टर्स को आप एक बार फिर से रिवाइज़ कर लीजिए और पीवाईक्यूज़ को लगा लीजिए। फिर देखिए आप एग्ज़ाम को ईज़ी तरीके से निकाल पाएँगे। इसके बावजूद अगर आप सोचते हैं कि 4 ट्रिक होना चाहिए, तो देखिए आपके माइंड स्पीड चलना चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँगे। ओके? आपको प्रैक्टिस करना होगा अगेन एंड अगेन, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँगे। अब देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने होंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं, वो सब तो शो करने ही होंगे। अगर आप कोई रिज़र्वेशन का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट बना लीजिएगा बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ओके? तो ये सब मेंशन किया गया है। देखिए यहाँ पर परसेंटेज मेंशन किया गया है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। तो ये सब आप ना देखिए, इसको आप नज़रअंदाज कर दें। बिकॉज़ ये बात आप भी जानते हैं कि कट ऑफ हाई चला जाता है। तो आप इस एग्ज़ामिनेशन में अपना 100% दें। और देखिए दोस्तों, कुछ-कुछ ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आपको मेडिकल स्ट्रिक्टली चेक किया जाता है, जैसे कि बीआरओ ही हो गया, तो उसमें मेडिकल अच्छे तरीके से चेक किया जाता है। तो अगर आपका फिज़िकल या मेडिकल में किसी भी तरह का दिक्कत है, तो दोस्तों आप बीआरओ को ना चूज़ करें। ओके? अदरवाइज़ आप रिजेक्ट भी किए जा सकते हैं। अब ऐसा बात नहीं है कि आपको डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको मेडिकल के लिए टाइम दिया जाएगा, बट आप अगेन फिर आप क्लियर नहीं कर पाएँगे, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इन बातों का भी आप ध्यान रखें। तो आई होप दोस्तों ऑलमोस्ट इस रिक्रूटमेंट से संबंधित सारी चीज़ क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी भी तरह का डाउट रहता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके? मैं आपके डाउट को रिज़ॉल्व करने का कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नोटिफ़िकेशन को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।